प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्लेटो के आदर्श राज्य के संबंध में चर्चा करेंगे। प्लेटो एक बहुत ही प्राचीन यूनानी विचारक रहा है। प्लेटो के समय यूनान में जो राजनीतिक अराजकता व्याप्त थी, सुकरात जो उनका गुरु था उनको मृत्युदंड दिया गया। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की। इस कल्पना को उसने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ द रिपब्लिक में प्रस्तुत किया। प्लेटो का आदर्श राज्य सभी आने वाले समय और सभी स्थानों के लिए आदर्श का प्रस्तुतिकरण है। आदर्श राज्य की प्रतिस्थापना हेतु प्लेटो ने न्याय, शिक्षा, साम्यवाद की भी अवधारणाएं प्रस्तुत की। मैं ये कहूँ कि प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय की और शिक्षा और साम्यवाद की अवधारणाओं पर खड़ा हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्लेटो का विश्वास था कि जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में व्यक्ति में पाई जाती हैं, वे ही विशाल रूप में राज्य में पाई जाती हैं। राज्य मूलतः मनुष्य की आत्मा का बाहरी स्वरूप है, अर्थात आत्मा अपने पूर्ण रूप से जब बाहर प्रकट होती है तो वह राज्य का स्वरूप धारण कर लेती है। इसी को ही प्लेटो ने ऑर्गेनिक थ्योरी का नाम दिया। राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का ही विराट रूप है। व्यक्ति की चेतना और गुण ही राज्य की चेतना का निर्माण करते हैं। व्यक्ति की संस्थाएं उसके विचार का संस्थागत स्वरूप है। प्लेटो ने बताया कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से ही वह सर्वगुण संपन्न होता है, लेकिन उसमें किसी एक गुण की प्रधानता होती है और उस गुण को आदर्श राज्य द्वारा पहचान कर शिक्षा के माध्यम से उस क्षेत्र में उस व्यक्ति को प्रतिस्थापित करना है। प्लेटो ने अपने शब्दों में कहा है, राज्य का जन्म वृक्षों या चट्टानों से नहीं अपितु उसमें बसने वाले व्यक्तियों के चरित्रों से होता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की बागडोर एक ऐसे दार्शनिक शासक के हाथों में सौंपी है जिसमें सुंदर आत्मा के सभी गुण होते हैं, अर्थात वह दार्शनिक राजा सर्वज्ञ, विवेकशील, सर्वद्रष्टा तथा परम सद्गुणों से युक्त शासक होता है। आदर्श राज्य की निर्माण हेतु प्लेटो ने 3 वर्ग बताए हैं। प्लेटो ने बताया है कि जिस प्रकार से व्यक्ति की आत्मा में 3 तत्व मौजूद होते हैं, विवेक, उत्साह और क्षुधा, उसी प्रकार से आदर्श राज्य को निर्माण करने वाले भी 3 वर्ग हैं। दार्शनिक वर्ग जिसमें विवेक की प्रधानता होती है, सैनिक वर्ग जिसमें साहस की प्रधानता होती है और उत्पादक वर्ग जिसमें भूख की प्रधानता होती है। ये तीनों गुण में से किसी एक तत्व किसी व्यक्ति की आत्मा में प्रधानता लिए हुए होता है। उसी प्रधानता के कारण वह व्यक्ति राज्य में निर्माण करने वाले उसी वर्ग में शामिल होता है। इस प्रकार से प्लेटो ने चाकू का उदाहरण लेते हुए बताया है कि चाकू का गुण किसी भी वस्तु को काटना है। यदि वह चाकू अपनी अच्छी धार से किसी वस्तु को कितनी बखूबी से काटता है, उसी से उस चाकू के तत्वों की, उस चाकू की महत्ता का पता चलता है। अतः प्लेटो के आदर्श राज्य में स्पष्ट होता है कि प्लेटो चाहता था कि सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य को जो उनको निर्धारित है उसको प्रधानता से, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से करें तो अपने आप आदर्श राज्य की स्थापना हो जाएगी। लेकिन यह आदर्श राज्य की स्थापना के बारे में कई तरह की आलोचनाएं भी प्रचलित हैं। जैसे नंबर 1, आदर्श राज्य एक स्वप्निल संसार है, अर्थात काल्पनिक है। इसमें स्वतंत्रता का निषेध किया गया है। तीसरा,
उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा की गई है। इसमें सिर्फ विवेक युक्त शासक वर्ग व साहस युक्त सैनिक वर्ग को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। शासक वर्ग निरंकुश हो सकता है, इसलिए शासक वर्ग के बारे में भी आलोचना की गई है। इसमें कानून की उपेक्षा के संबंध में आलोचना की गई है। साथ ही कार्यात्मक विशेषीकरण की जो पद्धति है उसको अनुचित बताया है। विभिन्न और दार्शनिकों ने व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व देने की बात की भी आलोचना की है। शासन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनकी भी प्लेटो के इस आदर्श राज्य में उपेक्षा की गई है। इस प्रकार से प्लेटो के आदर्श राज्य की कई दार्शनिकों ने, कई विद्वानों ने आलोचनाएं भी की हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँ कि राज्य के लिए और राजा के लिए और प्रजा के लिए यदि कोई एक मील का पत्थर हो सकता है तो वह प्लेटो का आदर्श राज्य है। धन्यवाद।